दक्षिणी महासागर का बर्फीला विस्तार, जो अंटार्कटिका के प्राचीन महाद्वीप को घेरे हुए है, एक काला इतिहास रखता है। यह अनगिनत व्हेलों के खून से सना हुआ इतिहास है, जो लालच से प्रेरित और तकनीकी प्रगति द्वारा संचालित एक क्रूर उद्योग के शिकार हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इन दूरस्थ जल में औद्योगिक पैमाने पर व्हेलिंग की शुरुआत हुई। शुरुआत में साउथ जॉर्जिया द्वीप पर स्थापित तट आधारित स्टेशन व्हेल के विशाल शरीर को तेल और अन्य उत्पादों में संसाधित करने वाले भयानक कारखानों के रूप में काम करते थे। हालांकि 1925 में फैक्ट्री जहाजों की शुरुआत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, भौगोलिक सीमाओं को हटा दिया और व्हेल आबादी के विनाश को तेज कर दिया। ये फैक्ट्री जहाज तैरते हुए कसाई खाने थे, जो शक्तिशाली इंजनों और विस्फोटक हार्पून से लैस थे, जिससे व्हेलर पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों राजसी ब्लू व्हेल, फिन व्हेल और सेई व्हेल को निशाना बना सकते थे। जो कभी तटीय समुदायों का एक स्थायी अभ्यास था, वह औद्योगिक पैमाने पर वध में बदल गया। अंटार्कटिक एक मुक्त सभी के लिए बन गया, जिसमें राष्ट्र जितना संभव हो उतना अधिक निकालने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जितनी जल्दी हो सके। दीर्घकालिक परिणामों के लिए बहुत कम ध्यान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में व्हेलिंग का पुनरुत्थान देखा गया। यद्यपि मिंक व्हेल जैसी छोटी प्रजातियों की ओर बदलाव के साथ, क्योंकि बड़ी व्हेल का लगभग विलुप्त होने तक शिकार किया गया था। विस्फोटक हार्पून का आविष्कार, एक क्रूर नवाचार जिसने ग्रेनेड टिप वाले हार्पून को व्हेल के शरीर में प्रोपेल्ड किया, ने केवल क्रूरता को बढ़ाया। इस तकनीक ने तेज जहाजों और बड़े जालों के साथ व्हेलरों को और अधिक व्हेल को और अधिक कुशलता से मारने की अनुमति दी, जिससे इन शानदार जीवों को कगार की ओर धकेल दिया गया। दक्षिणी महासागर, जो कभी जीवन से भरपूर था, भयानक रूप से शांत होता जा रहा था। इसका नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र लाभ की अथक खोज से बाधित था। अंटार्कटिक व्हेलिंग की प्रकृति स्थायी मछली पकड़ने के बजाय खनन की तरह इस उद्योग के अस्थिर प्रक्षेप वक्र पर प्रकाश डाला। सीक्रेट व्हेल वॉर के बीज अनियंत्रित शोषण के इस युग में बोए गए थे, जिसने एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार किया जो व्हेल के भविष्य के लिए एक लड़ाई में संरक्षणवादियों को व्हेलर्स के खिलाफ खड़ा करेगा। दक्षिणी महासागर में व्हेलर्स और संरक्षणवादियों के बीच संघर्ष केवल हार्पून और विरोध संकेतों से नहीं लड़ा जाता है। यह एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष है, जो ऊंचे समुद्रों पर, अदालतों में और जनमत के क्षेत्र में खेला जाता है। इस संघर्ष के केंद्र में व्हेलिंग के नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थों पर एक मौलिक असहमति है। एक तरफ हमारे पास जापान है, जो आधुनिक युग में अंटार्कटिक व्हेलिंग में लगा हुआ सबसे प्रमुख राष्ट्र है। जापान का कहना है कि उसका व्हेलिंग कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, जिसमें मछली स्टॉक और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर व्हेल के प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से विवादित किया गया है। कई लोग इसे व्यावसायिक व्हेलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय रोक को दरकिनार करने के एक पतले घूंघट वाले प्रयास के रूप में देखते हैं। जापान का यह भी तर्क है कि व्हेलिंग उसकी सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है, जिसका सदियों पुराना इतिहास है। हालांकि यह सच है कि जापान के कुछ तटीय समुदाय पारंपरिक रूप से व्हेलिंग पर निर्भर रहे हैं। जापान द्वारा प्रचलित आधुनिक औद्योगिक पैमाने पर व्हेलिंग इन पारंपरिक प्रथाओं से बहुत कम मिलती जुलती है। इस संघर्ष के दूसरी तरफ सी शेफर्ड जैसे संरक्षण संगठन है, जो एक ऐसा समूह है जो व्हेलिंग के खिलाफ अपने अडिग रुख और अपनी विवादास्पद प्रत्यक्ष कार्रवाई रणनीति के लिए जाना जाता है। सी शेफर्ड व्हेल को शोषित किए जाने वाले संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनशील प्राणियों के रूप में देखता है, जो सुरक्षा के पात्र हैं। उनका तर्क है कि व्हेलिंग स्वाभाविक रूप से क्रूर और अस्थिर है, जो पहले से ही घट रही व्हेल आबादी को विलुप्त होने की ओर धकेल रही है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों द्वारा नियोजित रणनीति अक्सर नाटकीय और टकराव वाली रही है। सरकार द्वारा भारी सब्सिडी वाले जापानी व्हेलिंग बेड़े व्हेल को ट्रैक करने और मारने के लिए परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हुए दक्षिणी महासागर में काम करना जारी रखते हैं। उनका तर्क है कि उनके तरीके मानवीय हैं और उनका शोध व्हेल आबादी के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर सी शेफर्ड ने अपनी आक्रामक रणनीति के लिए कुख्याति प्राप्त की है, जिसमें जापानी व्हेलिंग जहाजों को रोकना और टकराना, व्हेलिंग संचालन को बाधित करने के लिए बदबूदार बम का उपयोग करना, और यहाँ तक कि उनके दस्तावेज और बाधित करने के लिए व्हेलिंग जहाजों पर सवार होना शामिल है। गतिविधियां
सीक्रेट व्हेल वॉर केवल विचारधाराओं और रणनीति का टकराव नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के जटिल ढांचे के भीतर भी लड़ी जाने वाली लड़ाई है। इस कानूनी युद्ध के मैदान के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग IWC है, जो 1946 में व्हेलिंग को विनियमित करने और व्हेल स्टॉक के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। दुनिया भर में व्हेल आबादी के विनाश के जवाब में IWC ने 1986 में व्यावसायिक व्हेलिंग पर रोक लगा दी। हालांकि इस रोक में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए गए व्हेलिंग के लिए एक विवादास्पद अपवाद शामिल था, एक ऐसा बचाव का रास्ता जिसका जापान ने दक्षिणी महासागर में अपनी व्हेलिंग गतिविधियों को जारी रखने के लिए फायदा उठाया है। जारपा-ढू के रूप में जाना जाने वाला जापान का वैज्ञानिक व्हेलिंग कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहन जांच के दायरे में आ गया। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह कार्यक्रम व्यावसायिक व्हेलिंग के लिए एक मोर्चा था जिसका वैज्ञानिक मूल्य बहुत कम था। यह विवाद अंततः 2014 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के समक्ष पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग ICJ ने फैसला सुनाया कि जापान का जारपा-ड्यू कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से नहीं था और जापान को अंटार्कटिक में अपनी व्हेलिंग गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया। यह ऐतिहासिक फैसला संरक्षणवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन इसने संघर्ष के अंत का प्रतीक नहीं बनाया। जापान शुरू में ICJ के फैसले का पालन करते हुए बाद में 2019 में IWC से हट गया, प्रभावी रूप से खुद को वैश्विक व्हेलिंग निकाय की बाधाओं से मुक्त कर लिया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक निंदा मिली, लेकिन जापान अपने स्वयं के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक व्हेलिंग को फिर से शुरू करते हुए अडिग रहा। हालांकि कानूनी युद्ध का मैदान केवल IWC और ICJ तक ही सीमित नहीं है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसे कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES भी व्हेल उत्पादों के व्यापार को विनियमित करने में भूमिका निभाते हैं, जिससे व्हेलिंग के आसपास के कानूनी परिदृश्य और जटिल हो जाते हैं। दक्षिणी महासागर के अशांत जल में जहां बर्फीली लहरें जहाजों के पतवार से टकराती हैं और ठंडी हवा बेरहमी से काटती है, एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सी शेफर्ड का क्षेत्र है, एक संरक्षण संगठन जो व्हेलिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई में आक्रामक प्रत्यक्ष कार्रवाई रणनीति का पर्याय बन गया है। 1977 में ग्रीनपीस के पूर्व सदस्य पॉल वॉटसन द्वारा स्थापित सी शेफर्ड इस सिद्धांत पर काम करता है कि समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, भले ही इसका मतलब कानून तोड़ना हो। उनका मिशन दक्षिणी महासागर में काम करने वाले जापानी व्हेलिंग बेड़े को परेशान करना, बाधित करना और अंततः रोकना। सी शेफर्ड की रणनीति उतनी ही विवादास्पद रही है जितनी प्रभावी रही है। उनके जहाज काले रंग से रंगे हुए और अक्सर खोपड़ी और क्रॉसबोन से सजे हुए अंटार्कटिक के विश्वासघाती पानी में परिचित जगह बन गए हैं, जो अथक दृढ़ संकल्प के साथ जापानी व्हेलिंग जहाजों का पीछा करते हैं। उनकी सबसे आम रणनीति में व्हेलिंग जहाजों और उनके शिकार के बीच शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करना शामिल है। हार्पून को अपना निशान खोजने से रोकने के लिए अपने स्वयं के जहाजों को ढाल के रूप में उपयोग करना। ये युद्धाभ्यास जोखिम के बिना नहीं है, क्योंकि माफ न करने वाले दक्षिणी महासागर में जहाजों के बीच टकराव विनाशकारी हो सकता है। व्हेलिंग संचालन को शारीरिक रूप से अवरुद्ध करने के अलावा सी शेफर्ड कई तरह की विघटनकारी रणनीति का इस्तेमाल करता है। ब्यूटरिक एसिड जैसे दुर्गंधयुक्त पदार्थों से भरे बदबूदार बम व्हेलिंग जहाजों के डेक पर फेंके जाते हैं, जिससे एक असहनीय बदबू पैदा होती है जो संचालन को बाधित करती है और व्हेलर्स के लिए अपने कैच को संसाधित करना मुश्किल बना देती है। वे व्हेलिंग जहाजों के डेक को स्प्रे करने के लिए शक्तिशाली पानी के तोपों का भी उपयोग करते हैं, हार्पून और अन्य उपकरणों को धोते हैं, और यहाँ तक कि व्हेलिंग जहाजों पर सवार होकर उनके दस्तावेज और बाधित करने के लिए नजदीकी तिमाहियों में टकराव में संलग्न होते हैं। गतिविधियां। जापान में व्हेलिंग की दृढ़ता इन समुद्री स्तनधारियों के साथ एक जटिल संबंध वाला राष्ट्र वैश्विक मंच पर स्थायी विवाद का स्रोत रहा है। जापान की सरकार और व्हेलिंग के समर्थक अक्सर अपनी व्हेलिंग गतिविधियों के लिए दो मुख्य औचित्य देते हैं: वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक महत्व। उनका तर्क है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन के लिए व्हेल आबादी पर शोध आवश्यक है, और व्हेलिंग एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है जो जापानी संस्कृति में गहराई से निहित है।
हालांकि वैज्ञानिक औचित्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफी जांच और संदेह का सामना करना पड़ा है। कई वैज्ञानिकों और संरक्षण संगठनों सहित आलोचकों का तर्क है कि जापान के व्हेलिंग कार्यक्रम, विशेष रूप से अब निष्क्रिय जारपा-2 ने बहुत कम मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा तैयार किया है जो गैर घातक तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सका। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अधिकांश शोध मछली स्टॉक पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए व्हेल के पेट की सामग्री पर केंद्रित है, जिसे कम आक्रामक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। व्हेलिंग के लिए सांस्कृतिक तर्क समान रूप से जटिल और विवादित है। हालांकि यह सच है कि जापान में व्हेलिंग का एक लंबा इतिहास रहा है जो सदियों पीछे चला जाता है। आज प्रचलित आधुनिक औद्योगिक पैमाने पर व्हेलिंग अतीत के पारंपरिक छोटे पैमाने पर व्हेलिंग से बहुत कम मिलती जुलती है।